लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में हैं और कहा यह जा रहा है कि यूपी कैबिनेट के संभावित विस्तार को लेकर आज सीएम योगी और केशव मौर्य अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट में नए चेहरों के नामों पर चर्चा करेंगे। लखनऊ में आज एक बार फिर योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। इस बार की बैठक में पर्यावरण अहम मसला रहा। कैबिनेट ने जिन 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, उनमें विधानसभा की बैठक की तारीख 18 जुलाई तय की गई। साथ ही प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खां के नाम पर जूलॉजिकल गार्डन बनाया जाएगा। महंत अवैधनाथ के नाम से एक महाविद्यालय भी खोला जाएगा। फी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जो है यूजीसी के गाइडलाइंस हैं, उनको लागू करवाना, अनेक प्रकार की चीजें इसमें आती हैं। तो उसको लेते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी चलती हैं, उनको भी यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया है। बैठक के बाद सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां बीजेपी ऑफिस में योगी और केशव मौर्य ने दीनदयाल और श्यामा प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर नवनिर्वाचित कार्यकारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी। इस दौरान बीजेपी ऑफिस में अमित शाह के साथ कई बड़े नेता मौजूद थे। बहुत बधाई देता हूं माननीय नड्डा जी को। उन्होंने हमें लोकसभा के चुनाव में नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व के कारण से हम लोगों ने रिकॉर्ड विजय प्राप्त की और वह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सफल अपना कार्यकाल साबित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नड्डा के सफल कार्यकाल की कामना की। साथ ही केशव मौर्य ने कहा कि जो लोग यूपी का नेतृत्व करते हैं वो देश की राजनीति में लंबी पारी खेलते हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह यूपी में बीजेपी के प्रभारी थे और फिर वो बीजेपी के अध्यक्ष बने और 2019 के चुनावों में यूपी का प्रभार जगत प्रकाश नड्डा के पास था और अब नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी होते हैं और उत्तर प्रदेश आते हैं, उनकी यात्रा बहुत विस्तृत और पार्टी के हित में होती है। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए तो साफ तौर पर कहना है केशव मौर्य जी की जेपी नड्डा जी को बधाई। कैमरामैन मनोज के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18 दिल्ली। और राजीव सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर राजीव, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे वक्त से चर्चा हो रही है कि विस्तार होना है और आज मुलाकात भी हो रही है, तो कितनी मुख्य है मुलाकात, कितनी अहमियत रखती है, जानकारी चाहेंगे राजीव। देखिए, निश्चित रूप से दीपिका, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह कैबिनेट बैठक करने के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पर सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को शुभकामनाएं दी, मुलाकात की और अब से कुछ देर बाद उनके बीजेपी के अमित शाह से भी मुलाकात की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान, मुलाकात के दौरान, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अब कौन होगा, क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तो इस मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 3 जो बीजेपी के विधायक थे वो सांसद हुए हैं और मंत्री भी थे, जिसमें रीता बहुगुणा शामिल थी, एसपी बघेल शामिल थे, सत्यदेव पचौरी शामिल हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट के भी वो सदस्य, उनका पद खाली हुआ है और ओम प्रकाश राजभर को भी पार्टी से बाहर निकलने जाने के बाद 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली हैं और प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चर्चा होगी और अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये देखने वाली बात होगी और कैबिनेट में किन किन वरिष्ठ लोगों को जगह मिलती है, इन मुद्दों पर भी अमित शाह के साथ चर्चा होगी और पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके साथ भी चर्चा होगी। क्योंकि अगर बात सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की करें तो इस वक्त ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई पिछड़ा बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है और ये अगर आज की बात करें तो खुद स्वतंत्र देव जी दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पर पहले ये था कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेंद्र नाथ पांडे को यूपी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत आधार पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें या सूत्रों की बात करें तो अब भी बीजेपी ये चाहती है कि ओबीसी बिरादरी से किसी बड़े चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अगर खाली स्वतंत्र देव की बात करें, जिनकी नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है, उनका देखा जाए तो उनको मध्य प्रदेश में लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था और वहां पर भी उन्होंने खासा अच्छा काम किया और 29 सीटों में से 28 सीटें
लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जीती थी, तो कहीं न कहीं उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेता है। ऐसे में दूसरी ओर जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, वहां पर भी लंबे अरसे से लगातार जो बिल्कुल राजीव हमारे साथ प्रीति भी बनी हुई है, हमारी संवाददाता दिल्ली से। प्रीति से जानकारी ले लेते हैं। प्रीति, आज मुलाकात होनी है सीएम योगी की और जो तमाम नए चेहरे हैं, कैबिनेट विस्तार भी होना है। अब क्या लगता है, क्या कुछ आगे हो पाएगा? कितनी मुख्य मुलाकात, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल दीपिका, मैं बताऊं कि अभी अभी योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है वो धर्मेंद्र प्रधान से अभी खत्म हुई है और वो धर्मेंद्र प्रधान के आवास से निकल चुके हैं। और मुख्य जो बात थी कि धर्मेंद्र प्रधान के उनका मीटिंग का जो एजेंडा था कि जो एक्सप्रेस वे हैं और जो नए एक्सप्रेस वे बना रही है योगी सरकार, उससे पेट्रोल पंप और बढ़ाए जाएं जिससे लोगों को सहूलियतें मिलें, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। और सभी जो सेक्रेटरी थे वो भी इस चर्चा में मौजूद थे कि किस तरीके से पेट्रोल पंपों की संख्या को बढ़ाया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है कि पेट्रोल पंप की संख्या को बढ़ाया जाए हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि जो आगरा एक्सप्रेस वे पे था उस पे तो पेट्रोल पंप खुल चुके हैं, लेकिन जो नया एक्सप्रेस वे बना था यमुना एक्सप्रेस वे, उस पे अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। उसको लेकर एक प्रॉपर उन्होंने एक दिया है, एक पेपर दिया है योगी सरकार ने कि किस तरीके से हम हाईवे पे नए पेट्रोल पंप खोले जा सकते हैं जिससे कि लोगों को सहूलियतें हो। और साथ में विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बिल्कुल मुख्य बात है दीपिका। और दूसरी जो मुलाकात का जो एजेंडा था, अभी रात में 8 बजे अमित शाह से मुलाकात होनी है और उसमें नए प्रदेश अध्यक्ष को ये नाम को लेकर चर्चा होनी है। सबसे आगे जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम चल रहा है, स्वतंत्र देव सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। और अभी कुछ देर पहले यूपी सदन में स्वतंत्र देव सिंह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। ये पहले अभी मंत्री हैं जो आज दिल्ली पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है अमित शाह से के साथ बैठक होने से पहले। दोनों जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में जो 8 बजे मुलाकात है उन्हीं है अमित शाह जी के आवास पर। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाएगा कि जो आज बैठक होनी है वो कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भगवान श्री राम के गुनहगारों को आखिरकार अपने गुनाहों की सजा मिल ही गई। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी मोहम्मद अजीज को प्रयागराज के नैनी जेल स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। श्री राम के गुनहगारों को सजा, राम जन्मभूमि परिसर के हमलावरों को सजा, 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, सबूतों के अभाव में एक आरोपी बरी। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले में 14 साल बाद प्रयागराज की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। नैनी सेंट्रल जेल में लगी विशेष अदालत ने 4 दोषियों को डॉक्टर इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीब और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी मोहम्मद अजीज को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया। अरे माननीय न्यायालय स्पेशल जज SC/ST श्री दिनेश चंद्र द्वारा आज जो है फैसला सुनाया गया, जिसमें 5 अभियुक्त यहाँ बंद थे। एक अभियुक्त मोहम्मद अजीज को बाइज्जत बरी किया गया है, शेष 4 को जो है दंडित किया गया और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। 2,40,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। अयोध्या के साधु संतों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। कि आज जो सजा हुआ, मैं कोर्ट को धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा और ये कामना करना चाहूँगा कि ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। बहुत देर हो चुका, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 17 ग्रेनेड उन लोगों ने फेंका था। 17 ग्रेनेड में 5 ग्रेनेड तिरपाल पे जाके गिरा था, जिसमें एक भी ग्रेनेड जो दगा नहीं। लेकिन जो लोग उसमें मारे गए थे, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। अच्छी कार्रवाई किया कि 5 को जो है तो तुरंत मारा, लेकिन उसमें जो संलिप्त थे, जो गुनाहगार जिनका दोष सिद्ध हुआ, उनको 5 को सजा हुई, लेकिन यह सजा से हम लोग संतुष्ट नहीं है। फांसी से कम सजा उनको नहीं होनी चाहिए। बता दें कि 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि पर हमला हुआ था। इस हमले में 2 आम नागरिक मारे गए थे, जबकि 7 लोग घायल हुए थे। इस हमले में सुरक्षा बलों के कई जवान भी जख्मी हुए थे। परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया था। बाद में आतंकियों की मदद करने वाले 5 और लोग पकड़े गए, जिन्हें ये सजा सुनाई गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम योगी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर हमला मामले में नैनी जेल स्पेशल कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया था। मैं न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री राम जन्मभूमि परिसर पर जो दुस्साहसिक हमला हुआ था, यह न केवल आस्था पर हमला था बल्कि देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक प्रकार से सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास था। संसद में आज शपथ ग्रहण के दौरान की कुछ तस्वीरें चर्चा में हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने साफ साफ वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के लिए उठने के दौरान सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। शपथ ग्रहण के बाद बर्क ने नारा लगाया, भारत का संविधान जिंदाबाद। उन्होंने आगे कहा कि वह वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। इसके पहले ओवैसी के शपथ के लिए उठने के दौरान जब सांसदों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए तो ओवैसी ने हाथ से इशारा किया और नारे लगाओ। शपथ ग्रहण के बाद ओवैसी ने जय भीम, अल्लाहू अकबर, जय हिंद के नारे लगाए। इन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है, एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय हिंद। मैं कह रहा हूँ धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में हम कह रहे हैं धरती माँ से बड़ा कौन है? अगर धरती माँ से बड़ा कुछ हो तो बताओ। आजम खान साहब क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वंदे मातरम क्या लगता है कि जबरदस्ती नहीं बोला जाना चाहिए। कहना कि इस्लाम में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि यहाँ कैमरा मत लाइए दादा, कैमरा मत। आजम खान साहब बैक। सीएम योगी के निर्देश के बाद अफसर अब गांव का रुख कर रहे हैं। नगर विकास, नगरीय योजना और गरीबी उन्मूलन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार ललितपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला अपराध, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की समीक्षा की गई। वहीं प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मेरठ पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण कर साफ सफाई और इंतजामों का जायजा लिया। इसके बाद गांव में जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आम लोगों से भी बात की और गौशाला में गायों के रखरखाव की स्थिति को भी देखा। खबर मैनपुरी से, जहां तेज स्पीड के चलते रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटकर पेड़ से जा टकराई, जिससे बस में सवार लगभग 25 यात्री घायल हुए हैं। कुछ यात्री बस के नीचे फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। हादसा किशनी थाना क्षेत्र के इटावा रोड पर हुआ। बस में कुल 40 यात्री सवार थे, जिसमें से 25 घायल हो गए हैं। कुछ घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को सैफई पीजीआई में इलाज के लिए भेजा गया।
आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं की जमकर पिटाई लगा दी। सरेआम लात घूंसों और चप्पलों से पीटा गया। दरअसल थाना शाहगंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी और हत्या के आरोपियों के परिवार की कुछ महिलाएं कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद थीं। तभी जिस शख्स की हत्या हुई थी उसके परिवार की महिलाएं भी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंची थी। दोनों पक्षों की महिलाओं में पहले कहासुनी हुई, महिलाओं की पिटाई होने लगी। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर किडनी कांड में एसआईटी ने फोर्टिस और पीएसआरआई अस्पताल के 14 डॉक्टरों और कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। इनके बयानों के आधार पर कुछ और बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी भी संभव है। इस मामले में अब तक दिल्ली के पीएसआरआई अस्पताल के सीईओ डॉक्टर दीपक और फोर्टिस अस्पताल की कोऑर्डिनेटर सुमित्रा समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जांच में दोषी पाए जाने पर गोविंदनगर के सीईओ और बर्रा के एसओ समेत 4 पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। खबर बागपत से, जहां सरकारी गौशालाओं में गोवंशों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले छपरौली गौशाला में 20 गौवंशों की मौत होने की बात सामने आई। वहीं अब टीकरी गौशाला में 2 दिन के अंदर 5 गौवंशों की मौत हुई है। लोगों ने प्रशासन और गौशाला का रखरखाव करने जो कर्मचारी कर रहे हैं उन्हें ही मौत का जिम्मेवार ठहराया है। लोगों का आरोप है कि भूख, प्यास और गर्मी के चलते इनकी जान गई है। टीकरी गांव में 5 गौवंशों की मौत से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आए दिन गौवंश मर रहे हैं, लेकिन मौत क्यों हो रही है ये देखने वाला कोई नहीं है। वहीं अधिकारी कार्रवाई करने की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ तो जी वहाँ खादरता है बर्क है, उनके फेफड़े वेफड़े पट रहे थे, कुछ तो वैसे मर गए थे। कुछ यहाँ पे वैसे भूख की मारी मरे। 2 महीने तो हमारे लग रहे हैं, 3-4 दिन से ठीक है वहाँ का। 3-4 दिन तक काम कर रहे हैं सब यहाँ से। जो छपरौली क्षेत्र है उसके अंदर गोवंश जो है तड़प कर मर रहे हैं, आप लोगों ने बताया। इस संबंध में मैंने जो है ईओ छपरौली से बात की है और ईओ छपरौली द्वारा बताया गया है कि ये वीडियो संभवतः बाहर के हैं। 2 दिन पहले उनके यहाँ पर एक गोवंश की मौत हुई थी जिसका पोस्टमार्टम उन्होंने कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बाकी जो भी गोवंश वहाँ पर मरा है उसकी अंत्येष्टि उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें मिट्टी डाल की गई है और इस संबंध में मेरे द्वारा उन्हें पुनः निर्देश कर दिया है कि वो स्वयं जाएं और इसकी जांच करें और जांच में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करें। देवरिया में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 होटलों को सीज कर दिया जहां ये गोरख धंधा चल रहा था। कई लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर निजी मुचलके पर छोड़ दिया है। गिरफ्तार 14 लोगों में 4 होटल कर्मचारी भी हैं। इस कार्रवाई के बाद होटल मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।